आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि मैम बोधी शैली नहीं पढ़ाएंगी, तो जितनी भी राजस्थानी शैली हो शाम को पढ़ाया जा रहा है ना। तो मारवाड़ शैली के अंतर्गत आपका बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, ये सारी शैलियां आती हैं। इन सबों को पढ़ाने के बाद वो हड़ौती के अंतर्गत आता है, उसको पढ़ाया जाएगा। तो आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या शानदार सभ्यता। तो सबसे पहले देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने से पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि यह सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी, इसका नामकरण किसने किया, इसकी खोज किसने किया। तो देखिए, अगर शुरुआत से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी या हड़प्पा सभ्यता, इसका बाद में नाम सिंधु घाटी घाटी सभ्यता पड़ा है। पहले इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। यह जो हड़प्पा सभ्यता थी, एक अंग्रेजी यात्री थे, ब्रिटिश यात्री थे, जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के रास्ते से गुजर रहे थे। उस सब बस वहां पे उन्होंने खंडहरों को देखा था। सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने वहां के खंडहरों को देखा। खंडहरों के देखने के बाद उन्होंने इसके बारे में ब्रिटिश सरकार को बताया, लेकिन ब्रिटिश सरकार अपने गौरव में इतना ज्यादा व्यस्त थी कि उसने हड़प्पा सभ्यता की ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद सन 1853 में मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चलती है, और उस ट्रेन का नाम है ब्लैक ब्यूटी ट्रेन, जो भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसके बाद लाहौर में एक ट्रेन चलती है, जो कि 1856 ईस्वी में ट्रेन को चलाई जाती थे है। तो उस 1856 ईस्वी में जो ट्रेन को चलाई गई, तो वहां की पटरियों को बिछाने का कार्य दो ब्रिटिश इंजीनियर कर रहे थे, और दोनों भाई थे, जॉन विलियम एवं जॉन ब्रेंटन। ये दो भाई जब वहां पे कार्य कर रहे थे, तो उन्हें जो है वहां के जो खंडहर थे, हड़प्पा के जो खंडहर थे, वहां के ईंटों का प्रयोग पटरियों को बिछाने में किया है। आज भी जो ईंट वहां पे लाहौर में प्रयोग किया गया है पटरियों के बिछाने में, आज भी वह ईंट आपको देखने को मिलेंगे अगर आप लाहौर जाएंगे तो। इन्होंने फिर क्या किया कि यहाँ पर और खुदाई करते समय, जैसे रास्ता बना रहे थे, उस रास्ते बनाते समय इन्होंने बहुत सारी चीजें पाई, बहुत सारी वस्तुएं भी इनको मिली। उन वस्तुओं को ये क्या किए, ब्रिटिश सरकार को भेजे। तब ब्रिटिश सरकार जो है थोड़ा सा इधर ध्यान उसका आकर्षित हुआ, तो उसने क्या किया कि फिर 1856 ईस्वी में ही लॉर्ड कनिंघम को भेजा यहाँ के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए। तो लॉर्ड कनिंघम आया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ सर्वेक्षण नहीं किया। उसने यहाँ आंसर दिया कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ज्यादा, बस उसने ही बताया कि यहाँ पे सिर्फ 1000 वर्ष पुरानी सभ्यता निवास करती थी, उसी के बारे में वर्णन है। लेकिन फिर जो है आगे चलकर एक स्वतंत्र सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है सन 1907 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उसी टाइम में सन 1991 1921 ईस्वी में जो हड़प्पा था, हड़प्पा सभ्यता के दो नगर थे, जो मुख्य नगर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, तो मैं हड़प्पा की बात कर रही हूँ। जो हड़प्पा था उसको सन 1921 ईस्वी में
दयाराम साहनी ने वहाँ के खंडहरों की खुदाई करवाई, जॉन मार्शल के उस टाइम जब ये खुदाई करवाए तो उस टाइम में निदेशक थे जॉन मार्शल। उनकी देख-रेख में सन 1921 में उन्होंने वहाँ पे उत्खनन करवाया। उत्खनन करने के बाद वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले। साक्ष्य मिलने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो बसाव की प्रक्रिया है वो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी से शुरू होती है। इस सभ्यता के बसाव की प्रक्रिया, तब उसके बाद जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया। अब यहाँ पर जितने भी सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं में विभिन्न प्रकार के अगर कला की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला और मृदभांडों की कला, तो बहुत सारी कलाओं का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो ये जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता थी, इसके अंतर्गत 3 स्थल आते थे, जो मुख्य रूप से 3 क्षेत्र थे या 3 देश थे। उन्हीं 3 देशों में मुख्य सभी स्थल फैले हुए थे। आपका भारत था, हड़प्पा और पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये 3 ऐसे देश थे जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को देखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता से जो कुल टोटल स्थल पाए गए हैं वो 403 स्थल पाए गए हैं, और जिसमें से 919 स्थल भारत में विद्यमान है, 481 स्थल पाकिस्तान में विद्यमान है और 3 स्थल अफगानिस्तान में देखे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अगर सर्वाधिक स्थल की बात करें कि सर्वाधिक स्थल किस नदी के किनारे थी, तो जो वहाँ पे विलुप्त सरस्वती थी, जो घग्घर के नाम से भी जानी जाती थी, वहाँ पे सर्वाधिक 175 स्थल पाए गए। और सिंधु नदी के किनारे की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे टोटल 86 स्थलों को पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी, 2 सर्वाधिक विकसित नगर थे। एक हड़प्पा हड़प्पा था आपका हड़प्पा नगर, और दूसरा मोहनजोदड़ो नगर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक स्टुअर्ट पिगाट नामक विद्वान थे। उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की 200 जुड़वा राजधानियां बताया है। अगर हम इसके समय की बात करें तो इसके समय में बहुत ज्यादा विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। अगर हम कार्बन डेटिंग के अनुसार की बात करें तो कार्बन डेटिंग का जो समय है वो 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगर हम ऐसे ही संपूर्ण सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो यह जो है सॉरी सॉरी कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750 माना जाता है। अगर हम संपूर्ण सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो यह 2300 से ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगर हम मार्टियन विलर की बात करें तो मार्टियन विलर जो है ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व बताए हैं। जॉन मार्शल्स की बात करें तो इन्होंने 3250 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व बताया है। मायके के अनुसार बात करें तो इन्होंने 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व यहाँ की सभ्यता का समय बताए हैं। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अगर हम इसके आकार की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। और यहाँ के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अब कुछ विद्वान यहाँ पे जैसे फेयर सर्विस नामक विद्वान थे, इन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता था और हड़प्पा नगर था और मोहनजोदड़ो नगर था, वहां की सभ्यताओं की जनसंख्या के बारे में इन्होंने अलग अलग विवेचना दिए हैं। इन्होंने बताया है कि जो मोहनजोदड़ो था वहां पे 41,250 जनसंख्या निवास करती थी, और जो हड़प्पा था यहाँ पे 23,544 जनसंख्या निवास करती थी। अब हम यहाँ के जो बसाव की प्रक्रिया की बात करें, जैसे कि पूछा जाता है कि यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, और पश्चिमी छोर कौन सा, उत्तरी पश्चिमी छोर कौन सा है, और पूर्वी छोर कौन सा है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो है, जो कश्मीर इसका जो
इस सभ्यता का जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, जो आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे है। यह पूर्वी छोर पर स्थित है। अगर हम सबसे दक्षिणी छोर की बात करें तो दैमाबाद पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और यह गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे है। अगर हम उत्तरी पश्चिमी छोर की बात करते हैं तो उत्तरी पश्चिमी छोर पे सुतका गंडोर है, और जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे उत्तरी छोर की बात करें तो यह कश्मीर है। कश्मीर में जो मांडा स्थित है वह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ के यहाँ से दूरी क्या थी मोहनजोदड़ो से, और हड़प्पा नगर से दूरी क्या थी। तो अगर हम केंद्र से देखें तो केंद्र से इसकी दूरी 483 किलोमीटर, और जब बाहर से देखें, अगर केंद्र के बाहर से हड़प्पा एवं नगर की दूरी को हम नापे तो 540 किलोमीटर इसकी दूरी है। अब इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी, तो इसके समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। अब हम देखें कि जो यहाँ पे नगरीय क्रांति हुई, तो यहाँ पे जो नगरीय क्रांति हुई वो 2300 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। और जो नगरीय क्रांति का स्टार्ट हुआ गंगा घाटी में हुआ 6वीं शताब्दी में। अब जो है बात करते हैं हड़प्पा नगर की। अब तक तो सब पूरी सभ्यता की बात हुई, लेकिन हड़प्पा नगर के बारे में जानते हैं। देखिए, जो आपका हड़प्पा नगर है इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। और यहाँ पे जो बसाव की प्रक्रिया थी, जो घर बने हुए थे, घर के बसाव की प्रक्रिया दो टीलों में विभाजित था, एक पूर्वी टीला और दूसरा पश्चिमी टीला। जो पश्चिमी टीले में जो घर बनाए जाते थे वो अपेक्षाकृत छोटे बनाए जाते थे और ऊंचे बनाए जाते थे, सुरक्षा प्राचीर बनाए जाते थे। लेकिन जो पूर्वी टीला में बनाया जाता था घर, वो पश्चिमी टीला की अपेक्षा ऊंचा हुआ करता था और छोटा भी हुआ करता था। सॉरी, पश्चिमी टीला की बात करते हैं। पश्चिमी टीला में जो है, जो बनाया गया है वो छोटा बनाया गया है, ऊंचा बनाया गया है और सुरक्षा प्राचीर बनाया गया है। इसे दुर्ग टीला के नाम से जानते थे। और यहाँ पे विशिष्ट वर्ग से संबंधित लोग निवास करते थे, जबकि जो पूर्वी टीला था पश्चिमी टीला की अपेक्षा बहुत बड़ा था और नीचा भी था, सुरक्षा विहीन था। यहाँ पे जो है रिहायशी भवन बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे भी पाई गई हैं। वो मोहरे टेराकोटा से बनी हुई हैं, और बहुत सारी मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है जो टेराकोटा से भी मूर्तियां पाई गई हैं, और बहुत सारे साक्ष्य भी मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत किया जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोग देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था इसको कई नामों से जाना जाता था। जैसे कि इसे मृत भांडों की सभ्यता कहा जाता था, मेहुल सभ्यता कहा जाता था, सिंधु सभ्यता कहा जाता था, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे चर्चा हो रही थी हड़प्पा सभ्यता की। अगर देखा जाए तो इस सभ्यता का उल्लेख सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने किया था। इन्होंने 1826 में इस सभ्यता का सबसे पहले उल्लेख किया था। हो सकता है आपकी कला की किताबों में ना मिलती हो, लेकिन अगर आप इतिहास और कला दोनों पढ़े हैं तो आपको जरूर मिलेगा। ये पीसीएस वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाता है सिविल के पेपर में। और उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई थी, ये भी जानिए, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है।
1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। किसके शासन काल में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाई गई थी। जिसको अगर ट्रेन का नाम भी जानना है, वो पहली ट्रेन कौन सी थी, उस ट्रेन का नाम था, अपने ज्ञान के लिए थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी ट्रेन। जो पहली ट्रेन चली थी भारत में, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी ट्रेन। अब हम हड़प्पा देखिए, यहाँ पे एक चीज और आप लोग समझिए, जब भी आप लोग पेपर सॉल्व करते हैं, कला का पेपर सॉल्व करते हैं, कोई भी किसी का टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करते हैं, तो वहां पे हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय कनिंघम को जाता है। तो यहाँ पे अब आप लोग लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज। पूरे सभ्यता की बात हो रही, ना कि हड़प्पा की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1878 ईस्वी, लॉर्ड कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम या कनिंघम। तो खोज कब हुआ था हड़प्पा सभ्यता की? सन 1878 ईस्वी में। और किसने किया था? कनिंघम ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी सन 1904 में हुई थी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा के खंडहरों का विस्तृत विवरण। सन 1921 में दयाराम साहनी ने दिया था। इन्होंने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसके बचाव की प्रक्रिया सिंध नदी के तट से थी।
इन्होंने जानकारी दिया। अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम दिया था। अगर हम यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, जैसे कि मैं बता चुकी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है टोटल। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। समझ में आया सभी लोगों के? किसी को कहीं कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हड़प्पा सभ्यता के। जो हड़प्पा सभ्यता था इसका क्षेत्र 3 देशों में फैला हुआ था। वो कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगर हम भारत में बात करें कि भारत में टोटल कुल कितने स्थल थे, तो भारत में टोटल स्थलों की बात किया जाए तो भारत में टोटल 919 स्थल, पाकिस्तान में 481 स्थल पाए गए और इस अफगानिस्तान में 3 स्थल स्थित थे, पाए गए थे। और टोटल की बात करें तो टोटल जो कुल स्थलों का क्षेत्र, कुल स्थल थे हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कुल स्थलों की संख्या 1403 थी। टोटल 1403 स्थल पाए गए और जो भारत में पाए गए थे कुल कितने स्थल थे? 919 स्थल। और जो पाकिस्तान में स्थल स्थित थे वहां पे 481 स्थल स्थित थे
और अफगानिस्तान में जो स्थलों की संख्या थी वो 3 स्थलों की संख्या थी। अब अगर हम नदियों की बात करें तो किस नदी के किनारे सबसे अधिक स्थल थे, तो विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे। जिसे घग्घर के नाम से भी जाना जाता था, घग्घर नदी। इसके किनारे जो स्थलों की संख्या थी वो यहाँ पे 175 स्थल पाए गए थे, जो कि अब यह सब विलुप्त हो चुकी है। घाघर नदी विलुप्त हो चुकी है। और उसके बाद सिंधु की बात करें, सिंधु नदी के किनारे 86 स्थलों को पाया गया था। फिर से आप लोग देखिए, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था, ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र थे वो टोटल 3 देशों में पाए गए, जैसे कि भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। भारत में जो स्थलों की संख्या थी वो 919 थी। पाकिस्तान में जो स्थलों की संख्या थी 481 थी। और जो अफगानिस्तान में स्थलों की संख्या थी 3 थी। हड़प्पा सभ्यता में कुल टोटल 1403 स्थल पाए गए थे। और यहाँ पे सर्वाधिक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पाए गए, जो कि 175 स्थल थे। और उसके बाद सिंधु नदी के किनारे टोटल 86 स्थलों की संख्या पाई गई थी। रेमार्क, रेमार्क में क्या लिखना है आप लोगों को? हड़प्पा सभ्यता के देखिए, रिमार्क में क्या लिखना है आप लोगों को? हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक 2 विकसित नगर थे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगाट ने हड़प्पा, क्या बात है? तो कौन सा सही है? सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? अगर देखिए, सिंधु सभ्यता की बसाव की प्रक्रिया की बात करें तो जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो पूरे सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पे। और इसकी जो बसाव की प्रक्रिया है वो सिंधु नदी के किनारे से स्टार्ट होती है, चाहे आप सिंधु सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए। तो यहाँ पे जो बसाव की प्रक्रिया है वह सिंधु नदी के किनारे है, यहाँ से स्टार्ट होती है। और सिंधु नदी की टोटल कुछ कुल 5 नदियां हैं, जहाँ पे इसकी शाखाएं हैं, या कह सकते हैं इसकी सहायक नदियां हैं, जहाँ पे भी स्थलों को पाया गया है। तो आगे पढ़िएगा, बात समझ में आएगी। तो मैं क्या बता रही थी? स्टुअर्ट पिगाट हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहे हैं।
ये स्टुअर्ट पिगाट का स्टेटमेंट है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो स्टुअर्ट पिगाट ने कहा था। अब सिंधु घाटी के समय की बात करें। कार्बन डेटिंग के अनुसार यहाँ का जो समय माना गया है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। और अगर हम ऐसे बात करें तो एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो आपसे सीधे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था, तब आप लोग लगाइएगा 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। अगर आपसे कार्बन डेटिंग के अनुसार पूछे तब आप लगाइएगा 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। फिर आप लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का समय। तेईस सौ से 1700 ईस्वी पूर्व। अब बात करते हैं मार्टियन व्हीलर के अनुसार। इन्होंने कितना समय बताया है, 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। जॉन मार्शल के अनुसार इन्होंने बताया है 3250 से 2350 ईस्वी पूर्व। सॉरी 23 नहीं रहेगा, 27 रहेगा। 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। उसके बाद मैके के अनुसार मैके ने क्या समय बताया है, ये बताए हैं 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व। जो आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यही पूछा जाता है। फिर से देखिए आप लोग, जो कार्बन डेटिंग के अनुसार समय बताया गया है वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया गया है वो 2300 से 1700 बताया गया है। और मार्टियन व्हीलर बताते हैं कि यहाँ का जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था वो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व था। जॉन मार्शल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जॉन मार्शल भी और कार्बन डेटिंग सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है। जॉन मार्शल क्या बताते हैं, 3250 से 2750। और मैके के अनुसार 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व इन्होंने बताया है कि यहाँ के सभ्यता का विकास हुआ है। यहाँ के आकार की बात करें कि जैसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो यहाँ का आकार त्रिभुजाकार है। यहाँ का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है।
और यह जो सभ्यता है, इस सभ्यता में सिंधु की कुल 5 सहायक नदियां हैं। जो सिंध की कुल 5 सहायक नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। इस सभ्यता में सिंधु की कुल 5 सहायक नदियां हैं। जो आपकी सिंधु नदी थी, उसकी 5 सहायक नदियां थी। कौन कौन सी थी? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अभी आपको पूरा नहीं हुआ था। कहाँ पे आपका छूटा हुआ है? मायके के अनुसार कहाँ से छूटा हुआ है? चलिए पीडीएफ से लिख लीजिएगा। तो अगर हम देखिए, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, आप इतना ही याद रखिएगा, सतराची, सतराची 6, यानी सतलज, सतरावी, हाँ सॉरी, सा से सतलज हो गया, चा से चिनाब हो गया, रा से रावी हो गया, से प्यास हो गया, झा से झेलम हो गया। वैसे कीजिए। सतलज, चिनाब, और आपका रा से रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी। यह जो है सिंधु सभ्यता की कुल 5 सहायक नदियां थी, सचरावी, झे। और यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें कि यहाँ का क्षेत्रफल किस तरीके से था, यहाँ पे जो पूरा टोटल क्षेत्रफल था पहले मैं बता चुकी हूँ। और यहाँ के बसाव की प्रक्रिया कैसी थी, इतना हुआ कि नहीं? छूट तो नहीं रहा है किसी का? हो गया सबका? चलिए। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ के जो क्षेत्रफल का फैलाव था, जो बसाव की प्रक्रिया थी, देखिए सबसे अगर बात की जाए, सबसे पहले देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब यहाँ पे आपका उत्तर में ही है, यहीं पे आपका
उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश है, यहीं पर आपका यहीं पे उत्तर प्रदेश है। अब आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी पूर्वी छोर था, वह कौन सा था? आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। हिंडन नदी। और ये जो उत्तरी पश्चिमी छोर था, ये आपका पश्चिमी छोर है। और जो आपका ये पश्चिमी छोर था, यहाँ पर जो है आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सुत का गेंडोर स्थल है। सुत का गेंडोर स्थल, यह स्थल जो है दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क नदी, यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी छोर हो गया। अब उसके बाद उत्तरी छोर की बात करते हैं तो आपका जम्मू कश्मीर यहीं पे है। यहीं पे चिनाब नदी भी बहती है। जम्मू कश्मीर सबसे उत्तर में है। और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का मांडा क्षेत्र है, मांडा, यह चिनाब नदी के किनारे है। और जो आपका दक्षिणी क्षेत्र है, आपका यहीं पे महाराष्ट्र स्थित है। महाराष्ट्र आपका यहीं पे है। तो महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र है, वो आपका दक्षिणी भाग में आता है। दक्षिण में आता है, भारत के दक्षिण में। तो यहाँ पे दैमाबाद आपका स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। यह जो दैमाबाद है, यह गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी, उसी के किनारे स्थित है। समझ में आया? देखिए, टोटल अगर नक्शे की बात की जाए, भारत का नक्शा कैसे है? भारत का नक्शा आपका भारत का नक्शा आपका ऐसे है। तो आपका कश्मीर यहीं पे पड़ता है। और आपका जो महाराष्ट्र है यहाँ पे है। और पाकिस्तान इधर है। और उत्तर प्रदेश यहीं पे स्थित है। तो यह जो भारत का नक्शा है, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र ये आपका यहीं पे है। तो महाराष्ट्र जो है, यहाँ पे जो दक्षिणी छोर हो गया, देखिए दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है। और ये क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी छोर पे आ गया। आपका ये पूरब है। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पे छोर पे क्या हो गया? आलमगीरपुर हो गया, जो विंडन नदी के किनारे स्थित है। और जो आपका इधर पश्चिमी क्षेत्र हो गया, या पश्चिमी क्षेत्र में सुतका गेंडोर स्थित है, जो पाकिस्तान में है, दास नदी के किनारे है। और उसके बाद जो दायमाबाद है, वो दक्षिणी छोर पे है, प्रवरा नदी के किनारे है। तो जो क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बसाव की प्रक्रिया ऐसे थी। आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो सबसे उत्तरी मांडा है। ऑप्शन में रहेगा उत्तरी पूर्वी क्या है, तो आलमगीरपुर। दक्षिणी क्या है, तो दैमाबाद। और पश्चिमी शुष्क का गंडोर। समझ में आया?
यस लिखिए, आप लोग समझ में आया हो तो। ओके। अब सिंधु घाटी की कला की बात करें। यहाँ की कला को देखा जाए तो यहाँ की कला का विकास जो हुआ था वो 2700 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था, यहाँ पे कला का विकास। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, आप लोग जानते भी होंगे, पहले जो हमारी सभ्यताएं हुआ करती थी वो मात्र शतात्मक सभ्यता हुआ करती थी। लेकिन बाद में मात्र शतात्मक सत्ता हट गया, अब जो सत्ता चल रहा है वो पुरुष सत्तात्मक सत्ता चल रहा है। पहले जो जितना भी जो भी कार्य था, हर कार्य में महिला डिसीजन लेती थी और पूरा अधिकार महिलाओं का था सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन अब जो है डिसीजन देखा जाए तो ज्यादातर पुरुष ही लेते हैं और महिलाओं का डिसीजन नहीं माना जाता है। लेकिन हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे महिलाओं को कितना अधिकार था। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वैसे ही धीरे धीरे अधिकार खत्म होते चले जाते हैं, लेकिन अब फिर भी अधिकार मिल गया है संविधान से। मैम वैदिक काल से। बिल्कुल सही। देखिए, अब यहाँ पे जो कला की बात हो रही थी, 2700 से 1700 ईस्वी पूर्व तक यहाँ की कला पर फली फूली। यहाँ पे चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, मृद भांडों की कला, मृद भांड कला को भी कह सकते हैं, इत्यादि कलाओं का विकास हुआ। और चित्रकला का मतलब ये है कि जैसे कि जो चित्रकारी की जाती थी। माइम क्लास ऐप में डाल दीजिए, लाइव नहीं रही। तो क्लास जो है ऐप में पड़ा हुआ है, पड़ जाता है अपने आप, मुझे डालना नहीं पड़ता है, 24 घंटा इंतजार करना पड़ता है। इंतजार कीजिए, जितनी भी क्लास रहती है वो अपने आप पड़ जाती है, बस मुझे रिकॉर्ड ऑन करना रहता है। तो देखिए, जो यहाँ पे किस किस कलाओं का विकास हुआ, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और मृदभांडों की कला का विकास हुआ। यहाँ पे चित्रकला का कैसे विकास हुआ, जैसे आप प्रमाण मिलता है, आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोथल पढ़ते हैं तो वहां पे धूर्त लोमड़ी का चित्र बनाया गया है। और आप हड़प्पा पढ़ते हैं तो यहाँ पे हड़प्पा में दो हिरण का चित्र मिलता है, पात्र पर मिलता है, या मृदभांड कह सकते हैं। और यहाँ पे कौवे की कहानी का दृश्यांकन किया गया है, मृदभांडों पर कौवे की कहानी का चित्रण किया गया है।
तो कौवे की कहानी क्या थी? प्यासे कौवे की कहानी, जो आप लोग बचपन में कहानियां सुनते हैं कि कौवा को प्यास लगा रहता है और उसने क्या करता है, धीरे धीरे घड़े में थोड़ा सा पानी रहता है तो वो सोचता है कि पानी को कैसे पिए, तो वो धीरे धीरे उसमें ला के कड़ा कंकड़ डालता है तो पानी ऊपर उठ जाता है, तो वह जो है पानी को पी लेता है। तो यह इसका भी चित्रण किया गया है, प्यासे की कौवे की कहानी का चित्रण हड़प्पा में किया गया है। और लोमड़ी का जो चित्रण किया गया है, धूर्त लोमड़ी का चित्रण यह लोथल में किया गया है। तो आप लोग कहानी भी सुने हैं धूर्त लोमड़ी की कि कौवा जो है मुंह में रोटी लिया रहता है, डाल पर बैठा रहता है, तो लोमड़ी कहती है कि भाई आप बहुत अच्छा संगीत गाते हैं, थोड़ा सा गा दीजिए। और मतलब बढ़ा चढ़ा के कहती है लोमड़ी। तो कौवा गाने लगता है तो उसकी रोटी गिर जाती है, तो लोमड़ी रोटी लेके भाग जाती है। यानी धूर्त लोमड़ी का चित्रण आप का जो किया गया है वो लोथल में किया गया है। तो ऐसे भी चित्रों का प्रमाण मिलता है। अगर मृदभांडों की कला की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मृदभांड बनाए जाते थे। और देखा जाए तो मोहरों पर भी प्रमाण मिलता है। मोहरों पर भी चित्रण कार्य किया गया है, बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। स्थापत्य कला में आपके भवन निर्माण आ जाएंगे। और मूर्ति कला में जितनी भी मूर्तियां आपकी बनी हैं मूर्ति कला के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यानी कि जो यहाँ इस सभ्यता में विकास हुआ, तो बहुत सारी कलाओं का विकास हुआ। कब हुआ? 1700 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व विकास हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम मूर्तियों की बात करें, केवल मूर्तियों की बात करें, यहाँ मूर्तियों को दो विषयों पर चित्रण कार्य किया गया है। यहाँ पे दो प्रकार की मूर्तियां बनाई गई, दो विषय को लेकर। एक तो धार्मिक मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई, और दूसरा कलात्मक मूर्तियां भी बनाई गई हैं। धार्मिक मूर्तियां और कलात्मक मूर्तियां भी बनाई गई। आप हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम। सिंधु सभ्यता के अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखी हूँ कि एनबीएस में भी पूछा गया है और केबीएस में भी पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से आपका 2-3 क्वेश्चन बनना ही बनना है किसी पेपर में। आप पूरा पेपर उठा के देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से, चाहे केबीएस हो या एनबीएस हो, डीएसएसबी हो, यूपी टीजीटी हो, एलटी हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर है या नेट का भी कह लीजिए, उन सब में हर जगह आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। और मैं जितना पढ़ा रही सिंधु घाटी सभ्यता, और इतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोगों को बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत किताबें पढ़े हैं, इतना डिटेल किताबों में नहीं देखे होंगे जितना मैं पढ़ा रही हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, मेहुल सभ्यता, मृद भांडों की सभ्यता,
इंडस वैली इत्यादि नामों से जानी जाती है। सिंधु सभ्यता को इत्यादि नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, मेहुल सभ्यता, मृदभांडों की सभ्यता, इंडस वैली आदि नामों से जाना जाता है। समझ माया। जी, चलिए अब आप लोग हेडिंग डालेंगे हड़प्पा नगर। ये तो पूरे सभ्यता की बात हो रही थी। हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, उतना आप लोग तैयार कीजिए पहले। कल का टॉपिक है हड़प्पा नगर, कल पढ़ाया जाएगा। सभी लोग सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आ रहा है? देखिए आप लोग अब ग्रुप डिस्कस स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग डिस्कस करते हैं तो मैं भी क्वेश्चन डाल देती हूँ। जब आप लोग एकदम सुस्त रहते हैं तो मैं भी ध्यान और नहीं देती हूँ, क्योंकि टीचर तभी ज्यादा एक्टिव होता है जब बच्चे एक्टिव रहते हैं। बच्चे ही सुस्त रहेंगे, टीचर अकेला एक्टिव करके होके क्या करेगा। तो अब इससे आप लोगों को काफी नए क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे, तो उन नए क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, उसको आप लोग अपनी डायरी में नोट करते जाइए, जो जिस क्वेश्चन के बारे में आपको ना पता हो, जिसके बारे में। और जितना भी क्वेश्चन मैं पूछ रही थी, मैं ज्यादा इधर उधर को क्वेश्चन नहीं पूछती। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सटीक लगता है वही क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही डिस्कस कीजिए कि जो आपको एग्जाम तक ले जाए। और क्वेश्चन पूछने के लिए तो बहुत तमाम क्वेश्चन है, कि बहुत तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए कि जो आपकी एग्जाम में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जब आप आधुनिक पढ़ेंगे कलाकारों चाहे समकालीन कलाकारों को पढ़ेंगे, वहां पे आपसे अक्सर ये क्वेश्चन प्रिंट मेकर या छापाकार से पूछा जाता है, मूर्तिकार से पूछा जाता है। और ज्यादातर अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं नए पैटर्न पे, वो मूर्तिकार, छापाकार और आधुनिक कलाकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जन्म कहाँ पे हुआ है उनके, और उनकी जो प्रमुख कलाकृति होती है उन कलाकृतियों के बारे में भी पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि उन्होंने किन किन माध्यमों में कार्य किया है। तो अच्छा है, आप लोग डिस्कस करते रहिए। ओके।